हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। अब तुम लोग चुपचाप पढ़ो। क्या पढ़ना है हमको? ऑटो सेंटर खत्म करके सेंटर शुरू करना है, कहानी शुरू। चलिए, कंसेप्ट उतारिए आपके सामने। दोस्त, अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बना लेता हूं, त्रिभुज। अरे बहुत हो गया, गुड इवनिंग फुड इवनिंग, बंद करो इसे, सवाल करो। कल क्लास होगी तुम लोगों की, 6 बजे वाली भी और 8 बजे वाली भी, चुपचाप आ जाना। देखिए दोस्त, अगर आपके सामने त्रिभुज एबीसी है, बढ़िया त्रिभुज है ये, और एच इसका ऑर्थो सेंटर है और ओ सरकम सेंटर है। एच इसका ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है बच्चों? और स्टूडेंट ओ इसका सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र है। ओ जो है दोस्तों इसका सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र है। ठीक है? तो कंसेप्ट ये बनता है कि जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने हमने ट्रायंगल बनाया, एच जो है इसका ऑर्थो सेंटर है, सॉरी, ये जो है एच इसका ऑर्थो सेंटर है मेरे प्यारे भाई, एच एच। और ओ इसका सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र है। ओ जो है दोस्तों उसका सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र है। तो आप मुझे जवाब दो भाई, मैंने सेमी वर्टेक्स से मिलाओ, सेमी वर्टेक्स से, ठीक है ना, एक ही वर्टेक्स से मिलाओ। मैंने सेमी वर्टेक्स ए से एच को मिला दिया, और भाई मैंने उसी वर्टेक्स ए से ओ को मिला दिया। मिला दिया? आप बोलोगे आंसर बढ़िया मिलाया आपने। तो दोस्तों आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एच इसका ऑर्थो सेंटर है, ओ इसका सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र है। तो बच्चों अगर ये कोण थीटा बन रहा है, तो ये वाला कोण भी थीटा ही बनेगा। सब लोग अपनी कॉपी में इस चित्र को उतार लो। ये थीटा है बच्चों, तो ये कोण भी थीटा ही होगा। एच ऑर्थो सेंटर है, ओ यानी कि सरकम सेंटर लंब केंद्र है। समझ में आई बात? अगर ये कोण थीटा है, सेमी वर्टेक्स ए से मैंने एच और ओ दोनों को मिलाया है। ठीक है? आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कब, कहां? जवाब दो। देखिए मेरे दोस्तों, अगर ये आपका मेरे प्यारे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, एच ऑर्थो सेंटर है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा यहां पर तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? आप बोलोगे यहां से परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। चुपचाप पढ़ते रहो कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। जहां ट्रायंगल की तीनों हाइट एक दूसरे को काटती हैं, जहां त्रिभुज की तीनों ऊंचाई एक दूसरे को काटती हैं, त्रिभुज की तीनों हाइट एक दूसरे को काटती है, तो हाइट होगी, और इस हाइट पर आपका एच ऑर्थो सेंटर होगा। अब ये 90 है, ये थीटा है, तो बताओ बच्चे कौन कितना होगा? कहोगे सर ये 90 थीटा, तो कौन बचा? 90 माइनस थीटा। अब एक बात आप हमें सिखाएं जल्दी से, इस सरकम सेंटर पर बना कोण वर्टेक्स पे बने कोण का दुगना होता है। अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ओ सरकम सेंटर परिकेंद्र है, तो सरकम सेंटर पे डबल बनेगा। 90 माइनस थीटा का डबल बनेगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। 90 माइनस थीटा का डबल 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप जानते हैं सरकम सेंटर ट्रायंगल के सरकम सर्कल का सेंटर होता है, और सरकम सेंटर तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। तो जो दूरी ओए की है वही दूरी ओसी की है। सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होगा। ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर, ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर है। अगर आप ट्रायंगल ओएसी को ध्यान से देखें, तो दो साइड बराबर हैं, दोनों रेडियस रेडियस। अगर ये दो साइड बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। बच्चों अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे, तीनों कोणों का योगफल ट्रायंगल में 180 होना चाहिए। भाई अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो बाकी दोनों का योग कितना बचा? 2 थीटा। 2 थीटा में 180 माइनस 2 थीटा जोड़ूंगा तभी तो 180 डिग्री आएगा। तो बाकी दोनों कोणों का योग बचा 2 थीटा, दोनों बराबर होंगे तो आधा आधा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर कंसेप्ट बनता है, सब लोग कॉपी में उतार लो। ठीक है ना? केशव पानी कर देना। पहला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, अभी रहा सवाल, इस पे सवाल करें। आपके सामने चित्र है त्रिभुज एबीसी, जिसमें एच जो है आपका लंब केंद्र है, और ओ आपका सरकम सेंटर है। ये ओ जो है मेरे दोस्तों आपका सरकम सेंटर परिकेंद्र है, चौथो सेंटर, वो सरकम सेंटर बोला है। एंगल बी एच, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। तो आपसे पूछा एंगल ओ एस, ये वाला कौन कितने डिग्री का होगा? अभी समझाया, अभी 10 सेकंड पहले कंसेप्ट समझाया कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये कौन 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा, अभी प्रूफ करवाया है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। इस फिगर को अपने दिमाग आत्मा में बिठा लीजिए। चलिए क्लियर हुई बात? आगे चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, यूलर्स लाइन। यूलर्स लाइन, यूलर्स मैथमेटिशियन का नाम है, उन्हीं के सम्मान में इस लाइन को यूलर्स लाइन बोला जाता है। बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, जवाब सुनिएगा ध्यान से। बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। जैसे सपोज दोस्त हम आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट हम आपके सामने ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बनाते हैं। हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया इस प्रकार से एबीसी। स्टूडेंट हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से एबीसी। बच्चों बहुत बढ़िया त्रिभुज बनाया मैंने आपके सामने एबीसी। तो किसी भी ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक, एच ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, जी मतलब सेंट्रॉइड, और ओ मतलब सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, सरकम सेंटर। किसी भी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों एक ही लाइन में होते हैं मेरे दोस्तों, तीनों एक ही लाइन में होते हैं। अगर ये ट्रायंगल का मेरे प्यारे भी ऑर्थो सेंटर है एच, अगर ये त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर है एच, एच, ये सेंट्रॉइड है जी, और ये सरकम सेंटर है मेरे दोस्तों ओ, तो ये तीनों पॉइंट हमेशा एक ही लाइन पर होंगे, तीनों पॉइंट हमेशा एक ही लाइन पर होंगे। इसे हम बोलते हैं यूलर्स लाइन। इसी को मेरे प्यारे भाई हमें यूलर्स लाइन कहते हैं, यूलर्स लाइन। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। कैसा भी ट्रायंगल हो, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में लिखेंगे मेरे दोस्तों कंसेप्ट, किसी भी त्रिभुज में, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर एक ही लाइन पर, एक ही सीधी रेखा पर होते हैं, और इसी रेखा को जो है हम यूलर्स लाइन बोलते हैं। और यही ऑर्डर रहेगा, सेंट्रॉइड हमेशा बीच में ही होगा। क्लियर है? और दूसरी बात, और एचजी से जीओ की लंबाई का जो रेशियो है, एचजी से जीओ का जो रेशियो है, ये रेशियो भी 2:1 होगा। एचजी से जीओ की लंबाई का जो रेशियो है, और एचजी और जीओ की जो लंबाई का रेशियो है, ये रेशियो भी 2:1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझा, ये रेशियो भी 2:1 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है। किसी भी ट्राइंगल के लिए, हाँ जी मनदीप,
किसी भी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और उसका सर्कम सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं और इस लाइन को म्यूलर्स लाइन बोलते हैं। और एचजी से जीओ का जो रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 होता है। बिल्कुल नहीं दीपक जी, मतलब सेंट्रॉइड केंद्रक राहुल लिखा है बेटा सामने। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम है, आप इतना भी ध्यान रखोगे काफी है। ठीक है भाई, मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा, इसका प्रूफ भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, बहुत जरूरी है वो बड़े बड़े सवालों में। ध्यान सुनिएगा, बहुत जरूरी है वो बड़े बड़े सवालों में। क्लियर है? छोटे सवाल तो इस पे बनते हैं, बड़े सवाल भी बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। हम आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से। दिखाई दे रहा? ये वाला नहीं। ठीक है बच्चों, तो दोस्त हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से ए बी सी। तो भाई मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से ए बी सी, ये ट्रायंगल है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दोस्तों एच इसका ऑर्थो सेंटर है, ये एच है, एच, और एच इसका ऑर्थो सेंटर है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। जी जो है इसका सेंट्रॉइड है और ओ जो है मेरे दोस्तों सर्कम सेंटर है। तो मेरी बात को सुनते रहिएगा। अगर मैं ए से एच को मिलाऊंगा आगे इस तरीके से, ये जो लाइन होगी परपेंडिकुलर होगी, ये जो लाइन होगी मेरे दोस्तों एडी परपेंडिकुलर होगी एल्टीट्यूड, क्योंकि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां त्रिभुज की तीनों हाइट एक दूसरे को काटती है, तो हाइट बनेगी कि नहीं बनेगी? ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां तीनों हाइट एक दूसरे को काटती है ऑर्थो सेंटर होता है। ये वाली लाइन हाइट बनेगी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैंने आपको पढ़ा है सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर। व्हाट इज सर्कम सेंटर? भाई अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो जहां ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जहां काटते हैं, वो पॉइंट होता है आपका सर्कम सेंटर। याद है कि सब भूल गए? जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट आपका सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र होता है। तो ओ जो है बच्चों आपका सर्कम सेंटर है, एच ऑर्थो सेंटर है, जी सेंट्रोइड है। तो सर्कम सेंटर से अगर मैं साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर मैं सर्कम सेंटर से भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट एम होगा, ये साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा कि नहीं? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये जो पॉइंट एम होगा वो साइड बीसी का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर बनता है कैसे? साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो साइड बेटा त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जहां काटते हैं वो पॉइंट होता है सर्कम सेंटर परिकेंद्र। तो भुजा पर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी करना चाहिए। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है बीसी पर, बाइसेक्ट भी करती है, यानी कि जो लंबाई बीएम की है, जो लेंथ बी से लेके एम की है, सेम उतनी ही लेंथ एम से लेके सी की है। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। थोड़ा ध्यान सुना, बहुत जितना भी अब तक पढ़ाया है सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप ये कंसेप्ट सीख सकते हो। जो लोग कभी आ जाते हैं पढ़ने, कभी भाग जाते हैं, उनके लिए नहीं ये कहानी। उनके तो खोपड़ी में नहीं पल्ले पड़ेगा है क्या? चलेगा? सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ, तब जाके खोपड़ी में घुसेगा। भाई मैंने आपको क्या पढ़ाया? सेंट्रॉइड। मैंने आपको ये बताया कि जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, वो पॉइंट होता है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक जी। हमने आपको पढ़ाया है, बोलो। जहां त्रिभुज की तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट ट्रायंगल का सेंट्रॉइड केंद्रक होता है, और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है। मैंने पढ़ा है सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है, मैं बता चुका हूं दोस्तों। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। मीडियन क्या होता है? व्हाट इज मीडियन? भाई ये त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। जैसे लाइन है ये एम मीडियन है ना, बीसी का मिड पॉइंट अगर एम है तो एम आपकी मध्यिका हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ये जो लाइन है बीसी, बीसी का मिड पॉइंट एम, तो मिड पॉइंट एम से अपोजिट वर्टेक्स ए को मिलाएंगे तो ये लाइन मीडियन होगी कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये लाइन आपकी मीडियन होगी, और सेंट्रॉइड इसी लाइन पर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर सेंट्रॉइड भी इसी लाइन पर होगा। क्लियर है? यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, यानी कि सेंट्रॉइड जी भी इसी लाइन पर होगा। ठीक है जी, ये जो लाइन एम है वो मीडियन बन जाएगी, एम इज मीडियन ऑफ बीसी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा बुद्धि है, कई सारे कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं। उस आदमी की महानता देखो जिसने प्रूफ किया था। ठीक है भाई, तो एम जो है वो मीडियन बन गई, साइड बीसी की मीडियन है, तो सेंट्रॉइड इसी लाइन पर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यूलर्स ने क्या बोला? यूलर्स ने बोला कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, एचजीओ। आप बोलोगे हाँ सर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ट्रायंगल एजीएच, आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज है एजीएच, और दूसरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से एमओ, एमजीओ। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप है। ये जो दोनों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं आमने सामने के, ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कहां? वे दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। तो पहली बात तो दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन है। ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। आप बोलोगे नहीं सर क्यों? क्यों? दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, दीस टू लाइन आर पैरेलल। आप बोलोगे सर कैसे? तो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे दो खंबे खड़े कर दो, 90 डिग्री के कोण पे 90 डिग्री के कोण पे खंबे, तो समांतर होंगे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होंगे, समांतर है। अब एक बात बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो भाई अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला अल्फा, तो भाई ये भी तो ये अल्फा ही होगा, ये भी तो अल्फा ही होगा। अगर दो लाइन समांतर है, समांतर इस प्रकार से पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण या भी तो यही है, ये दोनों लाइन ओएम और एडी समांतर है, ये त्रियक रेखा, त्रियक रेखा, त्रियक रेखा, तो ये अल्फा और ये अल्फा एकांतर कोण बराबर है। आप बोलोगे हाँ सर। तो ये क्या? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्ष अभिमुख कोण, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अभी दो लाइन ऐसे काटती है आमने सामने, कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, बराबर है। तो भाई दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तो सिमिलर हो गए। जब तीनों कोण बराबर हैं तो सिमिलर हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, यस सर नो? आप बोलोगे हाँ सर सिमिलर हो गए। नाउ लिसन, हमने आपको पढ़ाया कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। ये जो लाइन एम है,
ये माध्यिका है, माध्यिका भुजा बीसी की, जी है सेंट्रॉइड। तो एजी से जीएम का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, 2:1। एजी से एएम का जीएम का रेशियो 2:1 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर आप किसी भी त्रिभुज में माध्यिका खींचते, माध्यिका और सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एएम मीडियन है, जी सेंट्रॉइड है, तो एजी से जीएम का रेशियो 2:1 होगा। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होना चाहिए। भाई यहां अल्फा के सामने एचजी है और यहां अल्फा के सामने जीओ है, तो एचजी से जीओ का रेशियो भी 2:1 होगा। और यही तो यूलर ने बताया था, एचजी से जीओ का अनुपात भी 2:1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एचजी से जीओ का रेशियो भी 2:1 होगा। लेकिन बात केवल इतनी ही काफी नहीं है, बात इसके आगे भी जाती है। ये काले एंगल के सामने, इस एंगल के सामने यहां पर ये लेंथ है एएच, छोटू में काले एंगल के सामने ये है ओएम। तो एएच से ओएम का रेशियो भी करस्पॉन्डिंग साइड है। एएच और ओएम इनका रेशियो भी 2:1 होगा, इनका रेशियो भी 2:1 होगा, 2:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2:1। और ये दोनों ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखने, ये वाला भी और ये वाला भी। अब जिसकी ना समझ में आओ हाथ जुड़वा लो, हर एक कंसेप्ट को कोने पे लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बात को समझने के लिए। ठीक है जी, मजाक नहीं इस चीज को समझना। 2016 के सीडीएस के पेपर में सवाल आया था, लैंग्वेज में थी कि भाई एक त्रिभुज एबीसी है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों बोला है? क्योंकि तीनों चारों सेंटर उसके अंदर होंगे। एक न्यून कोण त्रिभुज है, एच इसका ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स ए की दूरी 8 सेंटीमीटर है। ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स ए की दूरी 8 सेंटीमीटर है। पूछा है सर्कम सेंटर ओ से भुजा बीसी के मिड पॉइंट की दूरी बताओ। सर्कम सेंटर ओ से साइड बीसी के मिड पॉइंट की दूरी बताओ, यानी कि ओएम, बीसी का मिड पॉइंट है ना। ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स ए से दूरी 8 है, तो सर्कम सेंटर की भुजा बीसी से दूरी बताओ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। 2:1 होगा, 8 है तो ये 4 आएगा, 2:1 का रेशियो। ये सवाल 2016 के सीडीएस के पेपर में था। ठीक है जी, सभी बच्चे समझ पाए? हर एक कंसेप्ट को मैंने दोबारा भी बता दिया है, लेकिन आपको पीछे का सब कुछ पढ़ा हुआ आना चाहिए। तो ये होता है यूलर्स लाइन। ठीक है ना, कि किसी भी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं। एच से जीओ का रेशियो 2:1 होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इन सेंटर कहां गया? इन सेंटर का इनके साथ ही बनेगा? नहीं, इन सेंटर का अलग अपनी कुंडली है। इन सेंटर कहीं और होगा, यहां पर सपोज ये तीनों एक लाइन पर होंगे, पर इन सेंटर कहीं और होगा, अंतः केंद्र कहीं और भटक रहा होगा। ये तीनों एक ही लाइन पर आएंगे। ठीक है ना, इन सेंटर से कोई लेना देना आपको नहीं है। क्लियर है? पेपर में कई बार इतना भी सवाल आया है, प्री में कई बार, कि एक त्रिभुज में किसी त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर, और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी क्या है? ऐसे भी सवाल पेपर में आए हैं। बोला ही गया कि किसी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी बताओ। केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? ये रेशियो 2:1 होता है, ये 5 है, तो बच्चों 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इस सवाल का आंसर। केवल आपको कंसेप्ट पता है तो कर लोगे। ठीक है ना, देखो प्री में ये है और ये थोड़ा हाई लेवल की चीज है मेरे दोस्तों। चलिए अब इस पे बेस सवाल, पहले ये वाला सवाल कर दो, आसान वाला कर दो पहले, 36वां करो जल्दी से। क्वेश्चन करो ये वाला, फिर आपको 35 बताऊंगा। समझना है ही नहीं मानसू बेटा? अब समझने की उम्र और टाइम, समय सब निकल गया। अब तो करना है बेटा, करने का समय है, समझने का समय गया। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है ना, लेटेस्ट सीडीएस के पेपर में आया 2023 में, अभी लेटेस्ट। और सीडीएस की जॉब इतनी अच्छी होती है कि सीजीएल की जितनी भी जॉब उन सबसे बेहतर होती है, सुविधाओं के मामले में, सैलरी के मामले में, रेस्पेक्ट के मामले में, और करप्शन जीरो। लेकिन उसमें बेटा पेपर भी ऐसा ही आता है, आसान नहीं सीडीएस क्रैक करना। एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में ओ लंब केंद्र है, ये बोला है। एक न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ओ आपका ऑर्थो सेंटर है, ध्यान रखिएगा, ओ लंब केंद्र है, एओ 10। ठीक है ना, ये है, मैं यहां से मिला देता हूं। ए से लेके ओ तक की जो लंबाई है 10 है, बीसी 24, साइड बीसी 24 है, बीसी 24। आपसे पूछा त्रिभुज की परित्रज्या, सर्कम रेडियस आपसे पूछे, सर्कम रेडियस कैपिटल आर आपसे पूछा है, बताओ, बताएं जल्दी से। अगर सपोज ट्राइंगल का सर्कम सेंटर मान लेता हूं कि मैं पी है, मैंने मान लिया, माना ट्राइंगल का सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र पी है, सर्कम सेंटर, तो सर्कम रेडियस ये होगी ना, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी, ये सर्कम रेडियस है कैपिटल आर जो आपको निकालनी है। अब बताओ कैसे निकालेंगे? अभी अभी समझाया कि भाई अगर मैं पॉइंट पी से भुजा बीसी पे परपेंडिकुलर डालता हूं, तो लाइन परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्ट भी करेगी, आधा आधा भी करेगी, क्योंकि सर्कम सेंटर क्या होता है? जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को काटते हैं, लाइन परपेंडिकुलर भी होगी और बीसी को बाइसेक्ट भी करेगी। समझ में? अभी अभी कंसेप्ट समझाया कि भाई अगर ये 10 है तो ये लेंथ 5 होगी, 5। अभी भी समझाया, 2:1, सेम कंसेप्ट अभी समझाया मैंने आपको, कंसेप्ट समझाया। ये तो है बेटा, ये तो है एच से ओएम का रेशियो, 2:1, वही तो चीज है।
AHOM नहीं रटना, कॉन्टेक्स्ट रटना है कि भाई उस ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, सर्कम सेंटर से अपोजिट साइड की दूरी, ये आएगा जी 5 बार है, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट करते हैं, एग्जामिनर की मर्जी है, उसने ये लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, 5 आ गया। साइड BC 24 है, तो 24 का आधा आधा हो जाएगा 12, ये भी 12 हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपको दिखा नहीं रहा 5 12 तो 90 के सामने क्या कहते हैं, यानी कि 13 ही क्या है आपकी सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी है, सर्कम रेडियस। ये आंसर था बी ऑप्शन सवाल का, बी अगला सवाल। उसके लिए अलग प्रूफ है, जरूरत नहीं है अनंत, ठीक है जी। बच्चे कह रहे सीजीएल में घूसखोरी है तो ज्यादा कमाओगे ना, हमारे मेरे देश के युवा, घूसखोरी है तो ज्यादा अगर आपके अंदर इच्छा है ज्यादा कमाने की तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में इतनी ज्यादा सैलरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा कमाओगे। गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है कि आप कभी भूखे नहीं रहोगे, आपको एक सम्मान मिल जाएगा समाज में, थोड़ी सी आपकी लोग सुन लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कमाई नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की तनख्वाह फिक्स है लेकिन कम है, बिजनेस में तनख्वाह फिक्स नहीं है लेकिन कितनी भी हो सकती है अनंत, फर्क देखिए। और घूसखोरी का भूल जाइए, जब से गवर्नमेंट ने सीबीआई, ईडी और ये विजिलेंस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाए ना, तब से हालत खराब है, देखते नहीं हो। हर आप रोज अखबार की कटिंग उठाओ तो रोज आपको कटिंग मिलेगी, डीएम साहब पकड़ेंगे, रिश्वत लेते, एसडीएम पकड़ेंगे, पटवारी पकड़ेंगे, तहसीलदार पकड़े हुए। मैं मुंबई गया था, मुंबई में जो है मेरे दो तीन दोस्त जो हैं वो पर्सनल कॉलेज के दोस्त हैं, बहुत सारा ग्रुप है जो मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट वहाँ पे काम करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में 3 सीनियर ने सुसाइड करी, पिछले 5 साल में 3 सीनियर ने सुसाइड करी पिछले 5 साल में। क्यों कि उनको सीबीआई ने पकड़ लिया था रिश्वत लेते हुए। और जब एक बार आपका नाम किसी ऐसी फाइल में आ जाता है ना कि काम घोटाले की, आदमी घोटालेबाज है, तो आपकी जिंदगी टेंशन में बीतती है। आप गवर्नमेंट जॉब से निकाले नहीं जाओगे, ठीक बात है, लेकिन आप हमेशा टेंशन में रहोगे, हमेशा टेंशन में। गवर्नमेंट जितनी तनख्वाह दे रही है उसमें संतुष्ट रहो, ज्यादा की इच्छा मत रखो, और कोई करप्शन घूसखोरी नहीं करनी। आप वहां देश सेवा के लिए जा रहे हो, कमाने के लिए नहीं जा रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में आदमी कमाने के लिए नहीं जाता, कमाने के लिए बिजनेस करता है आदमी, देश सेवा के लिए जाता है। 5 बार तेरे मनी से ट्रिपलेट है। अगला बनेंगे। अगला सवाल, ये सवाल बहुत खतरनाक है, खोपड़ी हिला देने वाला सवाल है। आपके सामने दिया है कि दिए गए चित्र में एच लंब केंद्र है, ओ सरकम सेंटर, आपके सामने चित्र दिया है, एच ऑर्थो सेंटर है, ओ सरकम सेंटर है, एच एओ बराबर है अल्फा का मान पूछा है। अल्फा कहां है, बड़ा कर देता हूं मैं सवाल को, मैं बड़ा कर देता हूं। ये मैक्सिमम आज तक मैंने आपको जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ाई है उसमें सबसे अच्छे लेवल का सवाल है ये। आपके सामने चित्र दिया, एच ऑर्थो सेंटर है, ओ सरकम सेंटर है, ये कौन है अल्फा जो आपको निकालना है, ये वाला कौन अल्फा। एच और एओ बराबर है, एच और एओ बराबर है, ये दिया सवाल, ठीक है बच्चों करो। अभी ये भी समझा कि भाई अगर ये कौन अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। अभी तो थ्योरम समझाई थी, इतनी देर में भूल जाते हो आप, अभी तो थ्योरम समझाई थी ये वाली ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को मिला है, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स को मिला है, ये थीटा थीटा दोनों बराबर होंगे, थीटा थीटा प्रूफ भी करवाए, प्रूफ भी यहाँ भी तो ये चीज है, यहाँ भी तो ये चीज है कि भाई अगर ये कौन अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब बताओ क्या करें दोस्त, अगर मैं इसको आगे मिलाऊंगा तो 90 डिग्री का कौन होगा, 90 डिग्री का भाई ये सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर ध्यान सुनना, सर्कम सेंटर से परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट होगा एम, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। एम क्या होगा, साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अभी समझाया क्योंकि एएच से ओएम का रेशियो 2:1 होगा। अगर एएच 2 यूनिट है तो ओएम 1 यूनिट है, एएच से ओएम का रेशियो 2:1 होगा। भी समझाया कंसेप्ट। मुझे अल्फा निकालना है, अल्फा कैसे आएगा, तो अगर इसको यहां से मिला दिया जाए यहां से, तो आप जानते हैं क्या है, सर्कम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। सर्कम सेंटर की वर्टेक्स ए से दूरी, सर्कम सेंटर की वर्टेक्स सी से दूरी बराबर होगी। ये भी सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है। जो आपका एच 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट आ गया मेरे प्यारे, ये भी 2 यूनिट आएगा। ध्यान से, बुद्धि से खेलो, बुद्धि से भाई, ये भी सर्कम रेडियस है, एच एओ बराबर है, ये एओ भी सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है। अगर ये 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, ये भी 2 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये कौन अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा आ गया, ये कौन अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा आ गया। दो भुजाएं बराबर, ए और सी को देखो, दोनों साइड बराबर, सर्कम रेडियस दोनों कौन बराबर, अल्फा अल्फा। अब अगर गौर से देखा जाए, गौर से, तो भाई ये वाला कौन कितना है, ये वाला कौन, जवाब दो। इसके सामने 1 है, 90 डिग्री के सामने 2 है, तो सगे वाला है 1 और 2, सगे वाला। आप ये बात जानते हैं, 30 60 90 आपने ट्रायंगल पढ़ा है, 30 60 90 वाला, 30 60 90, 30 के सामने 1 होता है, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, 30 60 90 ट्रायंगल पढ़ा है आपने। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है भाई। ये 30 60 90 ट्रायंगल है। इस सवाल में 20 कंसेप्ट लग रहे हैं, कम से कम 15 20 कंसेप्ट एक साथ। 30 डिग्री के सामने 1 है, 90 डिग्री के सामने 2, ये 30 डिग्री का कौन है। साइन थीटा भी निकालोगे ना, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा भी निकालोगे, 1/2 आएगा, साइन 30 डिग्री, यानी कि कौन 30 डिग्री का है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत ही खोपड़ी खोल देने वाला सवाल है, हर बच्चे के लिए नहीं है ये सवाल। अब देखो मेरे दोस्तों, कोई अल्फा निकालना है ना हमें, तो कहां से शुरुआत कर लें, कहीं से पकड़ सकते हो आप। ये वाला कौन देखो मेरे दोस्तों, ये वाला त्रिभुज देखो, इस त्रिभुज में मुझे सब पता चल गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज जिसमें एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोणों का योग भी 90 होना चाहिए। ये 10 प्लस अल्फा, ये 30 प्लस अल्फा, ये 10 डिग्री प्लस अल्फा और ये 30 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 90 है। तो 90 माइनस 40 50, 2 अल्फा 50, तो अल्फा आएगा 25 डिग्री। तो 25 डिग्री सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 25 डिग्री। 45 45 90 साइड का रेशियो 1:1 √2 होता है, 1:1 √2।
खतरनाक सवाल भाई, खतरनाक, घुटने हिला देने वाला। समझ में आया होगा? एक बार रिपीट करके देखेगा। अगला कंसेप्ट सभी लोग करेंगे, अगला कंसेप्ट तो ज्यादा बड़ा है नहीं, तो खत्म होने वाला है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई। भाई हम आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से। अब मुझे लग रही है भूख, इतनी तेज भूख क्यों लगाते हैं भगवान। दोस्तों हम आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं, और इस ट्रायंगल की मेरे प्यारे भी तीनों हाइट खींच ली मैंने, तीनों हाइट। तो दोस्तों हमने आपके सामने इस प्रकार से ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, और ये परपेंडिकुलर भाई, एडी परपेंडिकुलर है, एडी, ये बीई, और ये सीएफ हाइट है। ये त्रिभुज एबीसी है, एडी बीई है, सीएफ, और इसकी तीनों हाइट है। और तीनों हाइट एक दूसरे को जहां काटते हैं वो आपका एच ऑर्थो सेंटर है। ये आपका एच ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। कंसेप्ट ये है कि ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र, वो हाइट के दो टुकड़े करता है। जैसे भाई ये त्रिभुज की हाइट है एडी, जो भुजा बीसी के ऊपर ऊंचाई है, ऑर्थो सेंटर दो टुकड़े कर रहा है, एएच और एचडी, ऊपर एएच नीचे एचडी। तो इनका जो प्रोडक्ट है एएच गुणा एचडी बराबर क्या होगा? इसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगल की साइड बीई को देखता हूं कि ये भुजा बीई है, एच इसका ऑर्थो सेंटर है, दो टुकड़े हो गए बीएच और एचई बराबर बीएच गुणा एचई, बीएच गुणा एचई इक्वल टू। अब मैं ट्रायंगल की हाइट सीएफ को देखता हूं, त्रिभुज की हाइट सीएफ को देखता हूं, एच इसका ऑर्थो सेंटर है, तो दो टुकड़े हो गए सीएच और एचएफ बराबर सीएच गुणा एचएफ। आप बोलोगे हाँ जी सर इक्वल होना चाहिए, क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई ये कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो कि अगर त्रिभुज एबीसी है जिसका ऑर्थो सेंटर है, तो एएच गुणा एचडी बीएच गुणा एचई बराबर सीएच गुणा एचएफ। कैसा है? कोई तीर नहीं है कि कैसे आया मेरे प्यारे भाई, ये सिमिलरिटी सा। कोई भी दो ट्रायंगल पकड़ लो, कोई भी दो ट्रायंगल आमने सामने के सिमिलर है भाई। ये क्या कितने डिग्री का कौन है? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कौन है? 90 डिग्री का। अब कहीं से पकड़ लो भाई, जैसे मैं ये एच ऑर्थो सेंटर है ना, एच क्या है? ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। मैं आपसे कहूं ये कौन अल्फा है, तो ये भी तो अल्फा ही होगा, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल सीट सब मुख कोण बराबर है। अभी 90 अल्फा, तो ये कितना बचा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये 90 अल्फा कितना बचा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो सिमिलर नहीं हो गए दोनों ट्रायंगल आमने सामने के? 90 अल्फा 90 माइनस अल्फा, 90 अल्फा 90 माइनस अल्फा, सिमिलर हो गए कि नहीं? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये वाला और ये वाला। जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर सेम होगा। अब हाइट पे काम करना है, या 90 डिग्री के सामने ए एच है, 90 डिग्री के सामने ए एच है, यहाँ 90 डिग्री के सामने बी एच है बराबर, यहाँ 90 माइनस अल्फा के सामने ई एच है, ई एच या एच ई, 90 माइनस अल्फा के सामने एच ई है, और यहाँ 90 माइनस अल्फा के सामने एच डी है, एच डी। अब इनकी गुणा कर दो मेरे दोस्तों, तो ए एच गुणा एच डी क्या आ जाएगा? ए एच गुणा एच डी बराबर नहीं आ गया बी एच गुणा एच ई, यही तो लिखा है। ए एच गुणा एच डी बराबर बी एच गुणा एच ई, यही तो लिखा है। तो भाई इन दोनों को सिमिलर करके मैंने ये निकाल लिया। आप इन दोनों को सिमिलर करोगे आगे की भी आ जाएगी, ये दोनों भी सिमिलर होंगे, ये भी सिमिलर होंगे, हर आमने सामने की तरफ सिमिलर है, सिमिलरिटी से प्रूफ हुआ है। अच्छा नरेंद्र जी क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर बढ़िया कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो भाई आप इस पे सवाल करके बताएं हमें। सवाल नंबर है बच्चों 37। ये सवाल 2017 मेंस के पेपर में आया था। सब लोग इस सवाल को सॉल्व करके मुझे बताएं, करने की कोशिश करो बच्चों, समय है आपके पास 10 सेकंड का, करिए। हाँ जी रजनीश देखो, केवल कंसेप्ट जानने से आपने सवाल कर दिया। त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों शीर्ष लंब पी एक्स क्यू वाई आर जेड एक दूसरे को पॉइंट ऊपर काटते हैं। तो आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और इसकी तो तीनों हाइट है, हाइट पी एक्स क्यू वाई और आर जेड, ये तीनों हाइट है मेरे दोस्तों, यानी कि एल्टीट्यूड है। शीर्ष लंब बोलते हैं इनको, हाइट बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ऊपर काटते हैं।
अब बोले पीओ 6, पीओ की लंबाई 6 है, पी एक्स 8, पी से लेके एक्स तक 8 है, तो ओ एक्स कितना आ गया 2, क्यों 4, क्यों की लंबाई 4 है, तो पूछा है क्यों वाई, क्यों से लेके वाई तक कितना होगा, जवाब दे क्यों से लेके वाई तक, तो आप नहीं सोच सकते कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 6 दूनी 12 है तो इनके भी वहां 4 तिया 12 होना चाहिए, 3 आ जाएगा, ये 4 तिया 12, तो पूरा क्यों वाई कितना आएगा, 4 जमा 3 7 आ गया, डी ऑप्शन 7 इसका आंसर है। बताइए। हाँ जी प्रिंसा। अगला, अब देखो ये सवाल थोड़ा सा क्रिएटिव करके हमने बनाया है, जवाब दीजिएगा सवाल का क्या आंसर है, ठीक है ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, और केवल प्रीवियस ही नहीं करेंगे, उससे आगे भी जो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है वो भी सीखना जरूरी है। जैसे स्टूडेंट आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, एडी और बीई क्रम से हाइट है, तो मेरे दोस्तों एडी और ये हो गया बीई, एडी और बीई क्रम से साइड बीसी और एसी की हाइट है, और ओ ऑर्थो सेंटर है, तो ओ क्या है मेरे दोस्तों, लंब केंद्र हो गए, एडी बी हाइट है और ओ ऑर्थो सेंटर है, तो ये हो जाएगा, बोला एओ 9 है, एओ की लंबाई 9 है और ओडी की लंबाई 2 है, ओई आपका 3 है, ओई 3 है, तो पूछा है एबी की लंबाई, साइड एबी आपसे पूछी है, जवाब दें साइड एबी करें, एओ 9 है, ओडी 2 है, ओ ई की लंबाई 3 है, एबी आपसे पूछा है, करेंगे बच्चों। तो इसे चेक करो दिव्यांश, बनाए ओ एक्स 2, अरे सवाल में दिया है सम्राट, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से दिमाग लगा के पढ़ लो, ये 9 दूनी 18 है और ये 3 6 18, 6 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट से होना चाहिए, 9 दूनी 18, 3 6 18, 6 आ गया। आप कहोगे सर लेकिन इसका करें क्या, हमसे तो एबी पूछा है, एबी, अब एबी कैसे निकालें, तो एबी कहां आ रहा है, ट्राइंगल एडीबी में, त्रिभुज एडीबी में 90 डिग्री का है। अब एक बात बताओ, ये साइड मुझे पता है 11 है, अगर ये पता लग जाए तो आ जाएगा ना। अब छोटे ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल बीडीओ, छोटे त्रिभुज को देखो बीडीओ, 90 डिग्री के सामने 6 है, ये 2 है, कितना आएगा पाइथागोरस से 36 माइनस 4 रूट 32 आ जाएगा, पाइथागोरस से रूट 32। अब बड़े त्रिभुज को देखो, बड़े त्रिभुज को कौन सा, ट्राइंगल ए बी डी, ये कितना है पूरा 11 है, इस साइड 9 प्लस 2 11 हो गया, 11 ये 11 है, ये रूट 32 है, तो कितना आएगा पाइथागोरस से ट्राइंगल एडीबी में अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 प्लस रूट 32 का स्क्वायर 32 यानी कि 153, रूट 153 सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कर लोगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते। आगे चलते, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बनाएं, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट, प्री के पेपर में आया लेटेस्ट 2022 में, उस त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई की लंबाई बताओ जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 12 13 है, उस त्रिभुज की मिनिमम हाइट क्या होगी जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 12 13 है। जैसे भुजाओं की लंबाई को मैंने 5 12 13 देखा तो मैं देखती समझ गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 5 12 13 त्रिभुज एबीसी। आपसे पूछा त्रिभुज की मिनिमम ऊंचाई क्या है, मिनिमम ऊंचाई, तो मेरे प्यारे में मैंने बताया त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर हाइट सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी भुजा ये एसी है, हाइपोटेनस कर्ण, तो इसके ऊपर ये जो हाइट होगी मेरे दोस्तों बीडी, ये सबसे छोटी होगी, यानी कि इनडायरेक्टली वे में आपसे बीडी पूछा है, कर्ण की ऊंचाई पूछी है। कैसे निकालेंगे कर्ण की ऊंचाई मेरे दोस्तों, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल ना भी होता तो भी अगर कोई और ट्राइंगल भी होता सपोज, तो हम हाइट निकालते एरिया को बराबर करके, एरिया को बराबर करके, भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा। अगर कोई स्केलन ट्राइंगल होता जैसे इसकी भुजा होती 9 5 7, तो हम कैसे निकालते एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, क्या लगा लेते हम, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालते, तो इसका एरिया निकालो, एरिया क्या आ जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की घुमाई, एरिया आ गया बराबर। एरिया निकालने का दूसरा तरीका क्या है, भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, भाई अगर मैं साइड एसी को बेस मानता हूं, एसी के ऊपर ही तो निकालना है, साइड एसी कितना 13 और 13 के ऊपर हाइट है बीडी, तो क्या आ जाएगा 1/2, हाइपोटेनस 13 के ऊपर हाइट आपको निकालनी है, भुजा बड़ी है सबसे बड़ी तो हाइट सबसे छोटी, तो बीडी आ जाएगा जी आपका 60/13, 12 तो 13 चौका 52, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सी ऑप्शन 4 पॉइंट समथिंग, सी ऑप्शन अप्रॉक्स में। क्लियर, प्री का सवाल है तो जाहिर सी बात है आसानी होगा, ये बताएगा, ये भी प्री का सवाल है मेरे दोस्तों, पूछा हुआ करेंगे, बोला किसी त्रिभुज के केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी 6 है, तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो, उसका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों एक ही लाइन पर होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोला त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र है, सॉरी केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, पूछा है ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी आपसे पूछा है, तो बच्चों नहीं निकाल सकते। हमने आपको क्या पढ़ा है कि एचजी से जीओ का रेशियो 2:1 होगा, तो एक की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर दी है, ये पूरी लेंथ पूछी आपसे, पूरी लेंथ है 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू आएगी 18 सेंटीमीटर, ये आंसर है 18 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन पूरी लेंथ, 12 नहीं होगा महंगी, 18 होगा, एच से ओ तक की दूरी पूछिए यहां पर, पूरी 18 हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, ये सवाल बताओ मेरे प्यारे भी, करो जल्दी से करो। In a triangle, the length of two altitudes are 12 and 15 सेंटीमीटर respectively. Find the sum of all possible integer value of third triangle. किसी त्रिभुज के दो हाइट 12 और 15 हैं, तो पूछा थर्ड एल्टीट्यूड की सभी पॉसिबल वैल्यू का सम क्या होगा। अगला कंसेप्ट बताना, देखो बच्चों
हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, त्रिभुज की भुजाओं में रिलेशन है ना, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड है तो त्रिभुज की किसी भी भुजा का मान अदर 2 साइड के डिफरेंस से बड़ा होता है और अदर 2 साइड के सम से छोटा होता है। त्रिभुज की किसी भी भुजा की वैल्यू बाकी 2 भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है और अन्य 2 भुजाओं के योग से छोटी होती है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। आप बोलोगे सर ये तो कब का पढ़ा दिया आपने। लेकिन अगर किसी त्रिभुज की साइड में ना होकर हाइट में पूछा जाए, ठीक है भाई, इफ h1, h2 आर 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन देखिए, अगर किसी त्रिभुज की 2 हाइट h1 h2, 2 हाइट आपको दी हुई है, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, अगर किसी त्रिभुज की 2 ऊंचाइयां h1 और h2 हैं, तो जो तीसरी ऊंचाई होगी, जो थर्ड एल्टीट्यूड होगी h3, उसकी जो रेंज होगी, उसका जो मान होगा, वो हमेशा h1 h2 अपॉन h1 प्लस h2 से बड़ा, क्लियर है, और h1 h2 इंटू h2 अपॉन h1 डिफरेंस h2 से छोटा होगा। क्लियर है। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत प्रूफ की जानने की आपको नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ी देर में आप खुद ही मना कर दोगे सर रहने दो, हम याद कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे इनइक्वालिटी का किया था वैसे ही आएगा। यदि किसी त्रिभुज की 2 ऊंचाई h1 h2 है, तो त्रिभुज की जो थर्ड हाइट की जो रेंज होगी, त्रिभुज की जो तीसरी ऊंचाई होगी, वो हमेशा h1 h2 अपॉन h1 प्लस h2 से बड़ी होगी और h1 h2 अपॉन h1 डिफरेंस h2 से छोटी होगी। इन दोनों के बीच में थर्ड हाइट की वैल्यू आई, ये कांसेप्ट है। इस पे दुनिया भर के सवाल बन सकते हैं। मैं तो आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, लेकिन एक में ही सारे आ जाएंगे। बोला किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष लंब 12 और 15 हैं, 2 हाइट आपको दी है, त्रिभुज की 2 एल्टीट्यूड दी है 12 15, तो पूछा तीसरे शीर्ष लंब के जो तीसरी हाइट है, उसकी सभी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू का योग क्या होगा, सभी पूर्णांक मान का योग क्या होगा तीसरी ऊंचाई का। तो त्रिभुज की जो तीसरी हाइट होगी h3 की रेंज क्या होगी बताओ। 2 हाइट आपको दी है h1 h2 12 15, तो थर्ड हाइट की जो रेंज होगी मेरे दोस्तों, वो 12 गुणा 15 अपॉन 12 प्लस 15, ठीक है भाई, इससे बड़ी होगी। और 12 गुणा 15 अपॉन 12 डिफरेंस 15, डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटा मूर्खो, इससे छोटी होगी। अब 12 गुणा 15 आएगा 180, 180 बटे 27 कितना होता है 20 बटे 3, 20 बटे 3 का मतलब 6.66, ये आ गया 6.66, ठीक आएगा। 12 गुणा 15 180 बटे 3 आएगा, 12 15 का डिफरेंस 3 होता है, 180 बटे 3 60। यानी कि त्रिभुज की जो थर्ड हाइट की जो रेंज होगी मेरे प्यारे भाई, वो 6.66 से बड़ी होगी और 60 से छोटी होगी। बताओ आपको केवल इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो 6.66 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है 7, क्योंकि त्रिभुज की तीसरी ऊंचाई की लंबाई 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 60 नहीं हो सकती। 60 से जस्ट छोटा इंटीजर है 59। तो त्रिभुज की तीसरी ऊंचाई की वैल्यू 7 से लेकर 59 तक कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। अब यहां पे सवाल ये भी बन सकता है कि त्रिभुज की 2 हाइट आपको दी है, 2 एल्टीट्यूड 12 15, तो थर्ड हाइट की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो तीसरी ऊंचाई की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 7। आपसे भी पूछ सकता है कि तीसरी हाइट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू 59। तीसरी ऊंचाई की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू 59। सवाल में भी पूछ सकता है कि थर्ड हाइट की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अगर सवाल ये बन सकता है कि भाई एक त्रिभुज की 2 ऊंचाई 2 शीर्ष लंब 2 एल्टीट्यूड 2 परपेंडिकुलर 12 15 है, तीसरी हाइट की कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, तीसरी हाइट के कितने पूर्णांक मान पॉसिबल हैं, तो 7 से लेकर 59 तक कितनी संख्याएं होती हैं, जवाब दो। 7 से लेकर 59 तक, 59 में से 7 घटाएंगे 52, 52 संख्याएं नहीं, एक ज्यादा 53 संख्याएं हैं, 53 नंबर। 7 से लेकर 59 तक 53 संख्याएं बनाएंगे भगवान ने, 53 वैल्यू पॉसिबल है थर्ड हाइट की इंटीजर। आपसे क्या पूछा, इनका योग क्या पूछा आपसे, इन सबका सम, इन सारी वैल्यूज का तीसरी हाइट की सभी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज का सम पूछा है, तो आपसे इनका योग पूछा है। इनका जब आप योग करेंगे 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट 59, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक एक का गैप है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। 53 संख्या है, 53 बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आ जाएगा 66, 2 से 66 33, और 53 गुणा 33 आ जाएगा जी 5 और 16, ये वाला 1749 आंसर है, 1749, 53 गुणा 33 1749। चारों सवाल यहां से बन सकते हैं, मैंने आपको चारों क्वेश्चन करवा दिए। वो तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है ना आशीष। आपको यहां दिया हुआ टाइम दिखाई दे रहा है, जो आपका घर के पीछे का टाइम मैंने बचाया वो आपको दिखाई नहीं देता। जो घर के पीछे आप घंटे बर्बाद करते हैं घर पे पहुंचने के बाद, वो बचाया वो दिखाई नहीं देता, हद होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42। अर्थमेटिक पूरा खत्म हो गया, पढ़ लिया आशीष तुमने पूरा अर्थमेटिक, रिवीजन कर लिया, प्रीवियस सर के सवाल कर लिए। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा बेटा परसेंट n/2 a प्लस l, a फर्स्ट टर्म l लास्ट टर्म। करिए जल्दी से। 42वां सवाल, मैंने नंबर गिनने सिखाए आपको, 7 से लेकर 59 तक लिखोगे तो 53 नंबर होंगे, लास्ट में से फर्स्ट नंबर घटाओ और एक ऐड करना पड़ता है। करेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं बता तो दिया भैया नितेश, कई बार पूछोगे। 59 माइनस 7 52 और एक 53, 53 संख्याएं हैं, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। एक त्रिभुज की भुजाएं 12 35 37 है, इसके लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी कितनी है 18.5, सी ऑप्शन। हमने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया कि 12 35 37 एक ट्रिपलेट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। अगर एक त्रिभुज की भुजाएं 12 35 37 हैं, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। बोला इसके लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी, ये इसका ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, और इसका सरकम सेंटर है O, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। इनके बीच की जो दूरी है सरकम रेडियस, वो हाइपोटेनस का आधा होती है 37 बटे 2, 18.5 सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन। पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी।
n/2 a + l फॉर्मूला होता है भैया, a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म, n मतलब कितनी संख्याएं, 53 संख्याएं, 7 + 59 66। आगे चलेंगे, नेक्स्ट 43वां सवाल करो जल्दी से, खत्म होने वाला है, 2 क्वेश्चन और हैं, बताइए। ओनली कंसेप्ट है अभिषेक जी, बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त, वेरी गुड क्वेश्चन ये वाला, वेरी गुड। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 10 और 15 है। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 10 और 15 है। तीसरी भुजा की ऊंचाई की लंबाई, दो दी गई भुजाओं की ऊंचाई की औसत है, एवरेज है। तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है? बहुत बेहतरीन सवाल। एक ट्रायंगल की दो साइड की लंबाई 10 और 15 है। तीसरी भुजा की जो हाइट है वो बाकी दोनों की हाइट का एवरेज है। तो पूछा तीसरी भुजा की हाइट की लंबाई क्या है? करेंगे बच्चों जल्दी से। तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी त्रिभुज में साइड उसकी हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइड का जो रेशियो होता है वो हाइट के रेशियो का रिवर्स यानी कि उल्टा होता है, ये पढ़ाया है। तो एक त्रिभुज की भुजाएं, भुजाओं को मैं जनरली ए से नोट करता हूं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दी हैं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई क्या है, जबकि मेरे दोस्तों ये बोला कि तीसरी भुजा की जो हाइट है बाकी दोनों का, मेरे दोस्तों बाकी दोनों भुजाओं की हाइट का एवरेज है। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़े प्लीज। तीसरी भुजा की जो हाइट है मेरे प्यारे भाई, तीसरी भुजा की जो ऊंचाई है वो दो दी गई भुजाओं की ऊंचाई का औसत है। औसत क्या होता है? दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो। अभी बात बताओ, अगर साइड 10-15 के रेशियो में है तो हाइट का रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा कि नहीं? अगर दो भुजाएं हैं उनकी साइड 10-15 के रेशियो में तो हाइट का रेशियो उल्टा होगा ना। साइड 10-15, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी? रिवर्स होगी साइड का। 10-15 का एलसीएम होता है 30, पूरे रेशियो को 30 से गुणा कर दो, 3:2 आ गया, 3:2। यानी कि मेरे दोस्तों अगर साइड 10-15, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तो उनके ऊपर जो हाइट होगी उनका रेशियो 3:2 है। बोला तीसरी साइड की जो लंबाई है वो बाकी दो साइड, तीसरी हाइट की जो लंबाई, त्रिभुज की जो तीसरी ऊंचाई है वो बाकी दोनों हाइट का एवरेज है। दोनों हाइट कितनी है? 3 और 2। 3 और 2 का एवरेज होता है 2.5। 3 और 2 का एवरेज कितना होता है? 2.5। 3 + 2/2। अब बताओ मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछा है तीसरी ऊंचाई क्या, तीसरी भुजा क्या होगी मेरे दोस्तों? आपसे पूछा है, हमने पढ़ाया नहीं है कि किसी भी त्रिभुज की साइड और उसकी हाइट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट नंबर होता है। साइड गुणा हाइट कांस्टेंट नंबर होता है। अगर यहां ध्यान से देखो, दिमाग लगाने वाला सवाल है, यहां आ रहा है 10 या 30 या 15 दूनी 30, यहां भी 30 बनना चाहिए। इससे गुणा करें 2.5 में कि 30 बन जाए 12 से, 12 गुणा 2.5 30 होता है। तो तीसरी साइड की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर होगी और ये आंसर है बी ऑप्शन, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल है दिमाग लगाने वाला। लास्ट करेंगे मेरे प्यार भी, करो 43वां सवाल बच्चों, 43वां सवाल बनाए। 43वां तो हो गया, 44वां करो। वो तो आप पे निर्भर करता है विकास। अवनीश कह रहे सर मैंने अभी तक परसेंटेज रेशियो ही खत्म किया है बस। बहुत सही अवनीश, इसी हिसाब से करते रहो, 15-20 साल में कर ही लोगे फिर तुम। हद होती है। आपके सामने चित्र दिया गया है। आप आप पढ़ने में एक कमजोर बालक हो, बहुत ही कमजोर बालक हो पढ़ने में। आपको एक एक बात को कई बार बताना पड़ता है, कई बार लिखवाना पड़ता है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा सवाल करवाने पड़ते हैं, तब जाके कुछ आपका भला हो सकता है, ठीक है ना। आपके सामने चित्र दिया है, एबीसी एक सर्कल से घिरा हुआ है, ADBECF। आगे बढ़ाने पर सर्कल को P Q और R पर मिलते हैं। मैं बड़ा कर देता हूं यहां पर, ये F है, F AD, ठीक है ना। नीचे दिए गए चित्र में एबीसी वृत्त से घिरा हुआ है, ये एल्टीट्यूड है ADBECF, ये एल्टीट्यूड है ADBE और CF। ये आगे बढ़ाने पर सर्कल को मिलते हैं पॉइंट PQR पर। बोला CD 3 है, CP 5 है, CD 3 है, CP 5 है, C से P को मिला दो, CP 5 है, CP 5। AF 4.8 है, AF की लंबाई 4.8 है। पूछा AR का मान क्या होगा? AR आपसे पूछा है, AR। लो जी, लो सवाल, कर लो बात, बताएं कैसे होगा बच्चों। ये यहां भटक रहा है, वो वहां भटक रहा है, कैसे होगा भाई साहब जी सवाल ये? आप कहोगे सर ये तो टफेस्ट सवाल है, मैं कहूंगा इजीएस्ट। अभी बताओ ये जो AR पूछा गया कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? इस ट्रायंगल में। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल, 90 डिग्री एल्टीट्यूड। ये भी कैसा ट्रायंगल है? 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, एल्टीट्यूड 90 डिग्री, एल्टीट्यूड 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो। अब ये दोनों ट्रायंगल जो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्रायंगल अगर गौर से देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए मेरे दोस्तों, तो दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। थोड़ा काम आपको आसान कर देता हूं, इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं।
अगर गौर से देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं। आप बोलोगे सर कैसे सिमिलर हैं? तो आपको पता है सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं। अगर सर्कल है, सर्कल का आप कोई भी आर्क पकड़ लीजिए, कोई भी आर्क में ये वाला आर्क पकड़ लेता हूं, इस आर्क द्वारा अगर ये एंगल थीटा है तो सेम इसी आर्क द्वारा ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये आर्क के कोने सेम रहते हैं, तीसरा बदल जाता है। अब आप सर्कल के इस आर्क को देखो, आर्क ए से सी तक, इस वाले चाप को देखो, इस चाप द्वारा एंगल ए आर सी ये एंगल थीटा और एंगल एपीसी एंगल भी थीटा, देखो सेम है ना। और मुझे और चीज तो कोई नजर नहीं आ रही है, थीटा थीटा। अब देखो दोनों राइट एंगल है, 90 90 थीटा थीटा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो सिमिलर हो गए कि नहीं? तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं उठपटांग से, तो आप गौर से देखा करो कि जो दूर चीज पटकी हुई है कहीं वो सिमिलर तो नहीं, बात खत्म। सिमिलर कर लो। 90 डिग्री के सामने क्या ए आर जो आपको निकालना है, और ये 90 डिग्री के सामने कितना है 5 बराबर। तो यहाँ थीटा के सामने कितना है 4.8 भाई, यहाँ थीटा के सामने कितना है 3, 3 से 4.8 चला गया 1.6, तो यार आएगा 1.6 का 5 गुना 8 सेंटीमीटर। और ये ए आर की लंबाई है जो आपसे पूछेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। ठीक है भाई, तो ट्रायंगल के सेंटर्स में मैंने आपको पढ़ा दिया, इन सेंटर पढ़ लिया आपने, सर्कम सेंटर पढ़ लिया आपने, ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया। अब आपका बचता है सेंट्रॉइड, जो कि सबसे फेमस भी है। इसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज इतना ही छोटे, कल आपकी क्लास होगी, कल करवाऊंगा ये। बाय।